आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है भूगोल की, उसमें भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसी में से पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास वाला जो चैप्टर है उसमें जो बातें हैं उसे आपके सामने कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। हर इंसान के काम करने का अलग अलग ढंग होता है, हम इन्हीं ढंगों के आधार पर, मेथड के आधार पर सीखते हैं। तो कोशिश यहाँ पे की जाएगी कंसाइज वे में आपके सामने बातें रखी जाएं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात आ रही है तो सीधी सी बात है, इसके बारे में अलग अलग सिद्धांत देखने को मिलते हैं, परिकल्पनाएं देखने को मिलती हैं। तो इमैनुअल कांट जो जर्मनी के दार्शनिक हैं, उनकी एक निहारिका परिकल्पना है। अब ये परिकल्पना क्या है? मानी सी बात है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति होगी तो किसी चीज़ की जब उत्पत्ति होती है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो पदार्थ चाहिए। जैसे रोटी बनाते हैं उसके लिए आटा चाहिए, अगर घड़ा बनाना है तो मिट्टी चाहिए। तो अब अगर ग्रहों का निर्माण हो रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति है, और तो सीधी सी बात है उसके लिए कोई ना कोई मूल पदार्थ होगा जिससे वो ग्रह बनेगा, पृथ्वी का निर्माण होगा। तो वो बताते हैं कि जो ये नेबुला है यानी हाइड्रोजन गैस के जो बादल हैं, उन्हीं के कारण जो है वो ग्रहों का निर्माण हुआ। कांट ने 1755 ईस्वी में ये निहारिका परिकल्पना दिया था। उन्होंने बताया था कि पदार्थों के बादल से ग्रहों का निर्माण हुआ, और ये पदार्थ कैसे थे? वो धीमी गति से घूम रहे थे, यानी धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये बात जो है इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में अपनी परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस में दिया था, जिसके तहत वो हाइड्रोजन गैस को उत्तरदायी मानते हैं कि हाइड्रोजन गैस के जो बादलों के झुंड थे उन्हीं से जो है वो पदार्थों के बादल से ग्रहों का निर्माण हुआ। लाप्लेस ने 1776 में, ये गणितज्ञ थे, इसमें कुछ संशोधन कर दिया। उन्होंने बताया कि बहुत ही तप्त निहारिका थी, यानी बहुत ही गर्म कह सकते हैं थी वो। उससे एक छल्ला बाहर निकला, बाद में फिर उसी छल्ले से 9 छल्ले विकसित हुए और उसके आधार पर ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये लाप्लेस ने 1776 में निहारिका परिकल्पना में अपना एक संशोधन जो है वो प्रस्तुत किया था। तो ये हमने कांट की जो परिकल्पना है उसको देखा। अब हम आगे चलते हैं। फिर आगे देखिए कि चैम्बरलेन और मोल्टन ने भी अपनी एक परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना दी है 1900 ईस्वी में, जिसके तहत वो बताते हैं कि वो निहारिका परिकल्पना के मतलब आगे जा कर के बात करते हैं कि ठोस पिंड से जो है वो, निहारिका से नहीं बल्कि ठोस पिंड से ग्रहों का निर्माण हुआ। और वो बताते हैं कि सूरज के पास जो है वो एक भ्रमणशील तारा था। जैसे ये सूरज है और ये भ्रमणशील, मान लिया तारा गुजर रहा है सूरज के पास, तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण इस तारे ने जब सूरज को अपनी तरफ खींचा तो सूर्य से कुछ पदार्थ जो है सिगार के आकार का बाहर निकल आया, और सूरज की तरफ जो बाद में तारा जब वो दूर चला गया तो वही पदार्थ जो सूर्य की सतह से निकला था वो सूरज की तरफ चक्कर लगाने लगा और ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये बात चैम्बरलेन और मोल्टन ने कही है। जेम्स जीन और हरोल्ड जेफरी ने इस बात का समर्थन किया है। तो हमने ये देखा कि एक तरह से ग्रहों के निर्माण की दूसरी परिकल्पना हमारे सामने आई। फिर देखिए आगे चलते हैं। तो ऑटो श्मिड और कार्ल वाई जास्कर ने 1950 में अपनी एक परिकल्पना दिया, निहारिका परिकल्पना में एक संशोधन दिया। संशोधन ये दिया कि बताया कि जो सौर निहारिका थी वो सूरज के चारों तरफ घूम रही थी, और ये सौर निहारिका कैसे बनी थी? हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी हुई थी। तो ये सौर निहारिका ने सूरज को चारों तरफ से घेरा हुआ था और वो उसके तरफ घूम रही थी। और फिर सीधी सी बात है कि जब सौर निहारिका घूमेगी तो इसके जो भी छोटे छोटे कण होंगे, पिंड हैं, वो घर्षण और टकराव होने लग गया। जब टकराव हुआ आपस में तो चपटी तश्तरी के आकार के बादल बने, और बाद में क्या हुआ? वही ग्रहों के रूप में फिर वो परिवर्तित हो गए, जो आपको ये लाल लाल कलर के छल्ले दिखाई दे, बाद में यही ग्रह बन गए। तो इस तरह से अभिवृद्धि प्रक्रम हुआ। मानी बात है कि चपटी तश्तरी के आकार के जब बादल बने तो फिर एक्रीशन प्रोसेस हुआ, और उसके आधार पर अभिवृद्धि प्रक्रम के आधार पर जो ग्रहों का निर्माण हो गया। तो ये ऑटो श्मिड और कार्ल वाई जास्कर की अपनी एक विचारधारा है जो उन्होंने पेश किया कि सौर निहारिका के आधार पर उन्होंने अपनी विचारधारा को रखा। फिर देखिए आगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आ रही है बात कि किस तरह से ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की बात आ रही है। तो जिसमें बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेवेंटियर ने पेश किया था। अब इसके आधार पर जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात आ रही है। अभी तो इससे पहले ग्रहों की उत्पत्ति की बात थी। तो इसमें देखें, सीधी सी बात है कि जो सारे पदार्थ थे इस सिद्धांत में बताया गया है, बिग बैंग सिद्धांत में, जो जितने भी पदार्थ थे, मानी बात है कि अब ब्रह्मांड बनेगा तो उसके लिए पदार्थ चाहिए। तो सारे जो पदार्थ थे वो टिनी बाल के तौर पे थे, एक छोटे
छोटी गेंद समझ ले, एक टिनी बाल के तौर पर सारे पदार्थ थे, यानी गोलाकार के रूप में एक छोटे टिनी बाल के तौर पे सारे पदार्थ थे जो सिंगुलर आटम के तौर पे थे, एकाकी परमाणु के रूप में थे वो। अब इनकी विशेषता क्या है? ये सिंगुलर जो एटम है, एकाकी परमाणु, इसकी विशेषता क्या है? ये अगर इसकी देखें यानी टिनी बाल की क्या विशेषता है, तो ये टिनी बाल जो है एक छोटा सा एकाकी परमाणु, इसका वॉल्यूम अगर देखेंगे, आयतन जो है वो बहुत स्मॉल था, जो कि पुस्तक में बताया गया एनसीईआरटी में। इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो बहुत स्मॉल था, यानी छोटा था। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो जो इन्फिनिट था, अनंत था। इसे अगर डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो वो भी इन्फिनिट है, वो भी अनंत है। तो इस आधार पर जो एकाकी परमाणु के आधार पर जो बात रखी गई, तो फिर बताया कि जो एकाकी परमाणु था उसमें विस्फोट हो गया, बहुत बड़ा भीषण विस्फोट हो गया। और फिर जब विस्फोट होगा, सीधी बात है, पदार्थ फैलेगा, तो वृहद विस्तार हो गया। जब विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही क्या हो गया? वो विस्तार हो गया। जो विस्तार हुआ वो सेकंड के अल्पांश यानी 1 सेकंड से भी कम समय में बहुत बड़ा विस्तार हो गया। फिर विस्तार की गति क्या पड़ गई? धीमी पड़ गई। और फिर 3 मिनट के अंदर आप देखेंगे पहले परमाणु का निर्माण हो गया। तो 3 मिनट के अंदर ही पहला परमाणु बन गया था। तो फिर इसमें बताया गया कि 3 लाख साल यानी बिग बैंग के बाद, यानी बिग बैंग की घटना के बाद 3 लाख साल के दौरान तापमान लगभग 4500 डिग्री केल्विन जो है वो गिर गया और परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण हुआ है। फिर इसके बाद बताया ब्रह्मांड जो है पूरी तरीके से पारदर्शी हो गया। तो एक क्रमिक प्रक्रिया आपके सामने रखी है कि वो जो एकाकी परमाणु था उसमें जो है भीषण विस्फोट हुआ और सेकंड के अल्पांश में ही वृहद विस्तार हो गया। फिर विस्तार की गति धीमी पड़ गई। फिर 3 मिनट के अंदर पहले परमाणु का निर्माण हो गया। फिर बिग बैंग के 3 लाख साल के दौरान जो है तापमान जो है वो कम हो गया, 4500 डिग्री केल्विन जो है वो गिर गया तापमान, और फिर परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण हो गया और ब्रह्मांड जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी हो गया। ये घटना जो बिग बैंग की है 13.7 अरब साल पहले घटित हुई थी। तो ये हमने देख लिया बिग बैंग सिद्धांत में। अब हम देखिए आगे चलते हैं। फिर एडविन हबल ने अपनी एक विचारधारा दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि आकाश गंगाएं जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे हम ये समझ लें कि जैसे गुब्बारे होते हैं, तो बहुत सारे गुब्बारे हैं मान लिए आसमान में, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो यही बात है। हाँ, गुब्बारों के आकार में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि गुब्बारे एक दूसरे से यानी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आकाश गंगाओं के आकार में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, ये बात समझनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। 1920 में एडविन हबल ने यह प्रमाण दिए थे। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना जो है, बिग बैंग की जो थ्योरी है उसको ये भी कहा जाता है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी उसे कहा जाता है। फिर हम देखें तो स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट भी आता है, स्थिर अवस्था संकल्पना भी आती है, जो हॉयल ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड जो है किसी भी समय में एक ही जैसा रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो ये एक्सपेंशन हो रहा है आकाशगंगाओं का, उसके विरोध में ये बात उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड जो है वो किसी भी समय एक ही जैसा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये हॉयल ने अपनी एक संकल्पना स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के रूप में दिया है उन्होंने। आप फिर देखिए ग्रहों के निर्माण की बात करते हैं। वहाँ तो हमने पृथ्वी के निर्माण की कुछ बात देखी थी। फिर ग्रहों के निर्माण की एक प्रक्रिया जो है आपके सामने यहाँ रखी गई है, ताकि हमें कॉन्सेप्ट भी सही क्लियर होना चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं हम। अब इस फॉर्मेशन के मानी सी बात है, कई चरण होंगे, कोई भी प्रक्रिया कोई एक चरण में तो पूरी होती नहीं है ऐसे, जब ग्रहों की बात हो रही है तो फिर इसमें देखिए बताया जा रहा है कि जो निहारिका के अंदर गैसों के जो गुंथित झुंड है, निहारिका क्या है? हाइड्रोजन गैस के बादल हैं। अब इस बादल में जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं मान लीजिए, तो जो है वो गुथे हुए गैसों के झुंड जो हैं, अलग अलग झुंड जो है गैसों के गुथे हुए आपस में, जैसे कि अंगूर के गुच्छे होते हैं, वैसे ही जो वो विकसित हो गए। अब सीधी सी बात है, ये गुथे हुए जो झुंड हैं, फिर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम करना शुरू कर देगा। और फिर क्या हुआ, जब काम किया गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बादल में जो है ये जो गुथे हुए बादल हैं, इन्हीं में जो क्रोड का निर्माण हो गया। देखिए आप, ये कोर का निर्माण हो गया, क्रोड का निर्माण हो गया। अब जब क्रोड का निर्माण हो गया तो फिर क्या हुआ कि इस क्रोड को घेरने वाला पदार्थ भी चाहिए होगा। जब क्रोड बन गया तो उसको घेरेगा कोई पदार्थ, बाद में वो चीज़ें ठोस बनेंगी। तो ये जो गैसीय क्रोड बना था, सीधी सी बात है कि जो गैस से ही, गैस के ही बादल हैं, तो गैसीय जो
क्रोड है, इसके चारों तरफ गैस और धूल कणों की घूमती हुई एक तश्तरी डिस्क जो है वो बन गई। जैसे ये देखिए क्रोड बना और इसके चारों तरफ एक घूमती हुई जो है वो तश्तरी, मतलब गैस और धूल कणों की घूमती हुई एक तश्तरी जो है वो डिस्क जो है वो निर्मित हो गई। अब दूसरा चरण देखिए शुरू हो रहा है कि गैसीय बादल में फिर संघनन शुरू हो गया, यानी कंडेंस होने लगी। संघनन जब हुआ तो उसका मानी इस बात है कोई ना कोई नतीजा आएगा। गैसीय बादल में जब संघनन हुआ तो छोटे गोलों के रूप में क्रोड को ढकने वाले पदार्थ निर्मित हो गए, क्योंकि जब क्रोड बनेगा तो उसको छोटे गोलक के रूप में कोई ढकने वाले पदार्थ होंगे जो इस प्रोसेस के तहत बने। ये यानी संघनन की प्रक्रिया से छोटे गोलों के रूप में क्रोड को ढकने वाले पदार्थ बन गए। अब जब क्रोड को ढकने वाले पदार्थ बने तो छोटे गोले जो हुए, मानी बात संसंजन होगा, उसमें कोहेशन की प्रक्रिया चलेगी उसमें, तो फिर प्लैनेटिस्मल का निर्माण हुआ, ग्रहाणुओं का निर्माण हो गया संसंजन की प्रक्रिया से। जो छोटे छोटे गोले बने थे जिन्होंने कि क्रोड को घेरने का काम किया था, तो फिर उन्हीं से क्या हुआ, संसंजन जब उन्हीं में हुआ, उन्हीं के अंदर संसंजन की प्रक्रिया जब चली तो प्लैनेटिस्मल बन गया, ग्रहाणुओं का निर्माण हो गया। और फिर यही ग्रहाणु जो है वो ग्रहों के निर्माण में मानी सी बात है कि वो अपनी भूमिका निभाएंगे। तो फिर इन्हीं ग्रहाणुओं के अंदर, इन्हीं प्लैनेटिस्मल के अंदर ही संगठन की प्रक्रिया शुरू हुई, बड़े बड़े पिंड बन गए। अब जब बड़े बड़े पिंड बने तो फिर गुरुत्वाकर्षण से आपस में जुड़ते चले गए और फिर बहुत सारे सहवर्धित हो गए, एक साथ में इनका विकास हुआ और फिर ग्रहों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ये एक प्रक्रिया थी जो आपके सामने रखी यहाँ पर। इस तरह से ग्रह बनते हैं। फिर हम सौरमंडल के बारे में भी देख ले कि सौरमंडल का कैसे निर्माण हुआ। तो सौरमंडल के निर्माण में जो निहारिका है वही जनक है, यानी जो हाइड्रोजन गैस के जो बादल हैं उन्हीं को जो है सौरमंडल के निर्माण में जनक माना गया है। जनक यानी पैदा करने वाली, जो मतलब जो जनक पैदा करने वाला जो होता है उसी को जनक कहा जाता है। तो देखिए अब सौरमंडल के अंदर सूर्य हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, धूल वगैरह सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। अब सौरमंडल में सीधी सी बात है कि कुछ इनर प्लेनेट होंगे और कुछ आउटर प्लेनेट हैं, ग्रह के अंदर हैं। तो जो इनर प्लेनेट हैं, भीतरी ग्रह हैं, उसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। आउटर जो प्लेनेट्स हैं इसमें देखिए बाहरी ग्रह हैं तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये हैं। अब जो भीतरी ग्रह हैं ये क्योंकि जनक तारे के पास ही, यानी जिन तारों के पदार्थों से इनका निर्माण हुआ, यानी सूर्य को हम मान लें तो सीधी बात है कि इनका निर्माण सूर्य के पास ही हुआ है, जनक तारे के पास हुआ है। तो ऐसे में ये जो भीतरी ग्रह होंगे ये पार्थिव कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल, क्योंकि इनका निर्माण जो है वो शैल, धातु और अधिक घनत्व वाले पदार्थों से हुआ है। क्योंकि गैसें जो हैं वो सौर की जो ज्वाला होती है, सौर की जो पवनें होती है उसके वजह से जो गैसें थी वो ये पृथ्वी, बुध और मंगल और बृहस्पति से, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल से ये गैसें बाहर चली गई सौर ज्वाला की वजह से। और जो ये बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वो सूर्य से दूर थे, जिसके वजह से इनकी गैसें जो है वो यानी सौर पवनों के प्रभाव से बाहर नहीं जा सकी, तो वो वहाँ पर बनी रहीं। तो ये हमने देख लिया कि सौर मंडल में कुछ प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, तो वो इनर प्लैनेट भी हैं और आउटर प्लैनेट भी हैं। जो भीतरी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, और बाहरी ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं। और इनको पार्थिव कहा जाता है क्योंकि ये इनका निर्माण शैलों और धातुओं से हुआ है। तो ये मानी सी बात है कि इनका घनत्व भी ज़्यादा होगा यहाँ पर। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं, बाहरी ग्रह हैं, उसमें जोवियन कहलाते हैं, यानी बृहस्पति की तरह वाले कहलाते हैं। इसमें शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति हैं। तो ये हमने देख लिया एक तरह से, इसकी संरचना देखा हमने ग्रहों की। फिर देखिए पार्थिव ग्रह की बात आती है तो ये क्योंकि जनक तारे के पास बने थे तो अधिक तापमान होगा, कि वो सूर्य के पास होंगे तो तापमान अधिकता होगी, सीधी सी बात है। तो गैसें हैं वो संघनित नहीं हो पाई, तापमान की वजह से गैसें जो है संघनित नहीं हो पाई, और सौर वायु गैसों को जो है वो दूर लेके चली गई, उड़ा लेके चली गई। और जो जोवियन ग्रह हैं वो सूर्य से दूर थे बहुत ज़्यादा, तो सौर वायु जो है वो दूरी के कारण गैसों को हटा नहीं पाई। तो पार्थिव ग्रह जो हैं वो छोटे हैं, परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, तो गैसें जो है वो रुक नहीं सकी। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम है तो गैसों को थामा नहीं जा सका। तो इस तरह से ये बातें जो है दिखाई पड़ती हैं कि किस तरह से जो पार्थिव ग्रह होते हैं, जो जोवियन ग्रह हैं, वो जनक तारे के पास होने और दूर होने के वजह से उनके चरित्र में थोड़ा सा भिन्नता दिखाई पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा की बात आ जा रही है कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। 4.4 अरब साल पहले हुआ। जार्ज डार्विन का एक मत है जिसमें वो बताते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा डंबल की आकृति में दिखाई पड़ रहे हैं, कि आकृति में एक साथ जुड़े हुए थे, बीच से ये टूट गए, और जब टूटा वाला जो भाग है तो पृथ्वी
से मानी सी बात जब टूटेंगे तो पृथ्वी पे उसका कोई ना कोई चिन्ह दिखाई पड़ेगा, निशान। तो प्रशांत महासागर में जो पानी भरा हुआ है, जो वहाँ जो गर्त है, गड्ढा है, वो जो गड्ढा हुआ है उसका पदार्थ कहाँ गया उस गड्ढे का? तो वो चंद्रमा के निर्माण में जो है वो मतलब सम्मिलित हुआ। मानी सी बात है वो पदार्थ से ही चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो बता रहे प्रशांत महासागर में जो गर्त दिखाई पड़ रहा है वो इसी वजह से है कि जब वो डंबल टूटा भी अलग से तो प्रशांत महासागर का जो पदार्थ था वो चंद्रमा में विलीन हो गया, चला गया, उसके निर्माण में शामिल हो गया। अभी हम आते हैं दूसरा एक सिद्धांत दिया जा रहा है चंद्रमा की उत्पत्ति का, जिसको द बिग स्प्लैट कहा जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि मंगल से 1 या 3 गुना बड़ा जो है वो एक पिंड था, वो पृथ्वी के पास आया और टकरा गया पृथ्वी से। टकराने की वजह से क्या हुआ कि वो पदार्थ पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा और बाद में फिर चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई। ये तो एक ये चीज़ दिखाई पड़ रही है। फिर देखिए आते हैं स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ। एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर की बात आ रही है। तो जब पृथ्वी बनी होगी, मानी सी बात है कि तो उसका तापमान तो ज़्यादा ही होगा। जब पृथ्वी बनी 4.6 अरब साल पहले ग्रहों का निर्माण हुआ, तो जब पृथ्वी बनी तो तापमान तो अधिक हो गई। तो ऐसे में जो हल्के और भारी घनत्व वाले मिश्रण से जो बने पदार्थ हैं वो अलग होने लगेंगे। सीधी सी बात, तापमान ज़्यादा होगा तो जो हल्के और जो भारी घनत्व वाले पदार्थ हैं जो मिश्रित रूप में हैं तो वो अलग होने लगेंगे। तो जो भारी पदार्थ होंगे वो नीचे बैठेंगे। तो लोहा जो है वो पृथ्वी के केंद्र में जाने चला गया। तो हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए और समय के साथ ठंडे होते चले गए। तो अब देखिए आगे पृथ्वी की भूप्रकृति के रूप में ये जो पदार्थ हैं ये विकसित हुए। फिर देखिए आप जो डिफ्रेंसिएशन दिखाई पड़ता है, विभेदन, तो जो हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थ थे उनके अलग होने की प्रक्रिया कोई विभेदन या डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है। अब देखिए चंद्रमा के निर्माण से टकराव के कारण तापमान बढ़ गया। अब दूसरा चरण शुरू हुआ, यानी लिथोस्फीयर के स्थलमंडल के निर्माण की दूसरी प्रक्रिया शुरू हुई, दूसरा चरण। अब तो पहले हमने देखा जब पृथ्वी बनी तो उसका तापमान बहुत ज़्यादा था, उससे पदार्थ जो है वो भारी घनत्व वाले और कम घनत्व वाले अलग होने लग गए। अब दूसरा चरण हो गया जब चंद्रमा का निर्माण हुआ, बिग स्प्लैट की घटना घटी और वो जो ग्रह जो है मंगल से 1 या 3 गुना बड़ा जो है पृथ्वी से टकराया, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। टक्कर की वजह से तापमान तो सीधी बात बढ़ेगा, तो टकराव की वजह से तापमान पृथ्वी का दोबारा बढ़ गया। तो फिर डिफ्रेंसिएशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, विभेदन का दूसरा चरण शुरू हो गया और फिर अनेक परतों में पृथ्वी जो है विभाजित हो गई, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर आदि का निर्माण देखने को मिलता है। अब देखिए वायुमंडल और जलमंडल का विकास दिखाई पड़ रहा है। इसमें बताया जाए कैसे वायुमंडल पृथ्वी का बना। अब वायुमंडल जब बना तो 3 अवस्था में बना। अब पहली जो अवस्था थी प्रारंभिक गैसों का ह्रास हो गया। जब पृथ्वी थी तो उस समय जो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी, तो जो प्रारंभिक गैस थी उसमें कमी आ गई। भाप और जल वाष्प का योगदान फिर दिखाई पड़ रहा है और फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो इन तीनों कारणों से फिर हम देखेंगे वायुमंडल जो आज का हमारा है वो निर्मित हुआ है। तो कैसे देखें, पहले तो शुरुआत में देखें जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थीं। ये सौर पवन ने क्या है, इन्हें दूर हटा दिया। सूरज की निकटता के कारण, सौर पवन के कारण जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी वो पृथ्वी से दूर चली गई। तो ऐसे में ये पहली अवस्था पूरी हो गई। अब दूसरी अवस्था में देखिए आप, पृथ्वी के ठंडा होने के दौरान, यानी पृथ्वी के ठंडा होने विभेदन के दौरान, यानी एक तो पृथ्वी ठंडी होने लग गई और विभेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इससे क्या हुआ कि जो अंदर से गैस है कि पृथ्वी जब ठंडी होगी और डिफ्रेंसिएशन की प्रक्रिया चल रही है, पदार्थ अलग हो रहे हैं, भारी घनत्व वाले, कम घनत्व वाले, तो फिर क्या हुआ कि उसकी उथल पुथल अंदर पृथ्वी की होगी। तो इससे अंदर की गैस जो है जलवाष्प और जो गैसें होती हैं वो बाहर निकल आई, पृथ्वी की सतह पे आ गई। तो इसी से आज का वायुमंडल जो है वो बना है। तो फिर देखिए कि ज्वालामुखी विस्फोट भी होने लग गया, उससे भी जलवाष्प और गैसें जो हैं पृथ्वी के अंदर से वो बाहर निकल पड़ी। तो ज्वालामुखी विस्फोट की भी भूमिका है वायुमंडल के निर्माण में। तो फिर जो गैस का उत्सर्जन, जो ये अंदर से गैसें निकली जलवाष्प, इसी को डिगैसिंग कहा जाता है, गैस उत्सर्जन कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी के ठंडा होने से और डिफ्रेंसिएशन के विभेदन की प्रक्रिया से जब पृथ्वी के अंदर की गैसें और जलवाष्प गैसें जब निकली तो इन्हीं को गैस उत्सर्जन या डिगैसिंग कहा जाता है। तो पृथ्वी के ठंडा होने पर संघनन जो है वो क्या हो गया, शुरू होने लग गया, यानी संघनन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। तो अब इससे क्या हुआ कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, और आगे जाके देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल गई तो तापमान और गिर गया। जब और गिरा तो अधिक संघनन हो गया और फिर वर्षा होने लग गई बहुत ज़्यादा, इससे महासागरों का निर्माण हो गया। तो महासागर जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के
50 करोड़ साल बाद बने। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति मान के चले कि ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब साल पहले हुआ, या 5 अरब साल मान के चलें आप, तो 50 करोड़ साल पहले का मतलब ये है कि 4.6 अगर अब मान लिया जाए या 5 मान लेते हैं आप, तो उसमें आप 50 करोड़ जो साल है आप मतलब उसको माइनस कर दीजिए, तो जो महासागर है वो कितने पुराने हो जाएंगे? वो 400 करोड़ साल ही तो हो जाएंगे, क्योंकि 100 करोड़ में 1 अरब होता है तो 4 अरब हो जाएगा। तो 50 करोड़ साल बाद बने हैं वो, तो सीधी सी बात है कि महासागरों की जो आयु है वो 400 करोड़ साल वो हो जाएगी। तो जो महासागर हैं वो पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ साल के बाद ही बने हैं, तो ऐसे में उनकी आयु 400 करोड़ साल हो जाएगी। तो फिर जीवन का विकास जो है वो, यानी पृथ्वी पर जीवन का विकास जो है वो 300 करोड़ साल पहले हुआ। ये वस्तुनिष्ठ कुछ बातें हैं, तथ्यात्मक। तो ये भी हमने देखा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 300 से 250 करोड़ साल पहले शुरू हुई। तो ये हमने देख लिया कि ग्रहों का निर्माण जो है वो 4.6 अरब साल पहले यानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी के निर्माण के 50 करोड़ साल के बाद जो है वो महासागरों की उत्पत्ति हो गई थी। तो महासागरों की आयु मान के चलिए आप लगभग 400 करोड़ साल है। तो ये आपके सामने जो है वो विचार रखने की कोशिश की गई थी, चैप्टर को कम से कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश है, ताकि ये 20 से 21 मिनट में जो आपके सामने रखा है तो इससे एक कहीं ना कहीं एक हेल्प मिलेगी। और फिर आगे जो है वो ज्योग्राफी में, भूगोल में किसी दूसरे चैप्टर को आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।